इमर्जिंग इकोनॉमीज देखो वर्ल्ड में, तो उनका ग्रोथ एक्सपेक्टेड बहुत कम है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो इंडिया का ग्रोथ ड्राइव कर रही है अभी? इंडिया की ग्रोथ में कई सारी चीजें इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इसका बेस जो हमारा चालू हुआ था वो 2016 में डीमोनेटाइजेशन से हुआ था। नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ जो इंडिया में है वो रूरल डिमांड से आने वाली है। 100% डेफिनेटली रूरल डिमांड से आना ही है। मैं डेटा भी रीड कर रहा था। मैं मान लो मैं एक नया इन्वेस्टर हूँ, वुड यू एडवाइज मी कि मैं आईपीओ में इन्वेस्ट करूँ नहीं करूँ, और अगर करना है तो मैं क्या चेक करूँ? एज ए न्यू इन्वेस्टर मेरे हिसाब से तो अगर इंडियन कैपिटल मार्केट को एक वर्ल्ड क्लास कैपिटल मार्केट बनाना है कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज, तो ऐसे क्या गैप्स हैं जो फिल करने चाहिए? डेफिनेटली हमें डेप्थ तो एक ऐसी चीज़ है जो इम्प्रूव करनी ही पड़ेगी जब आज मैं ग्लोबल मार्केट्स को देखता हूँ उसके अकॉर्डिंग। और उसके अलावा मैं मानता हूँ कि Hi friends, Divya Capital One is a 20-year-old broking company which has transformed the life of many traders and investors. Their sheer focus has been focusing on trading technology in Indian markets. Today I am joined by Mr. Deepak Duggar, who is part of the management group. And we are going to discuss how Indian markets are compared to global peers, the role of artificial intelligence in trading and investing, how traders should use AI in terms of becoming efficient in markets, and how Indian markets will do in coming future. दीपक जी, इंडिया का जो ग्रोथ है, पोटेंशियल ग्रोथ, ये बार आपने इकोनॉमिक सर्वे भी देखा हो तो अराउंड 7.4 के आसपास प्रोजेक्टेड है ये सर। तो बट अगर आप इमर्जिंग इकोनॉमीज देखो वर्ल्ड में, तो उनका ग्रोथ एक्सपेक्टेड बहुत कम है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो इंडिया का ग्रोथ ड्राइव कर रही है अभी? मीर जी, मेरा मानना ये है कि इंडिया की ग्रोथ में कई सारी चीज़ें इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इसका बेस जो हमारा चालू हुआ था वो 2016 में डीमोनेटाइजेशन से हुआ था। उसके बाद जीएसटी आया एंड आधार लिंकेज जो थी हमारी, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस था जो हमारी जैसी इकोनॉमी की जरूरत थी। एंड एक जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी वो एक फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी में आज आ गई है। तो मैं मानता हूँ ये जो पिलर्स हमारी करंट गवर्नमेंट ने 8-10 साल पहले चालू किया था, वो आज हमें लास्ट 3-4 साल में जो ग्रोथ दिख रही है सस्टेन करने के लिए, वो उसका एक सबसे बड़ा रीजन है। अच्छा, तो हाँ, तो मतलब आपके हिसाब से ये जो ग्रोथ है वो ज़्यादातर डोमेस्टिक ड्रिवन है या एक्सपोर्ट ड्रिवन है? आई थिंक एक्सपोर्ट भी अच्छे हो रहे हैं इस समय पे, ऐसा नहीं एक्सपोर्ट अच्छा नहीं हो रहा है, बट डेफिनेटली हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत सॉलिड है। एंड अगर हम ग्लोबल अनसर्टेनिटीज देखें और हमारी इकोनॉमी इम्पैक्ट नहीं हो रही है, तो हमें दिख रहा है ऑलरेडी कि ये डोमेस्टिक की वजह से ही चल रहा है। जिस हिसाब से यूएस एंड दूसरी कंट्रीज में अभी इशूज चल रहे हैं, डिस्ट्रप्शन चल रही है, हमारी खुद की इकोनॉमी इतनी अच्छी हो गई है कि आप हर चीज़ में देखिए हमारी परचेजिंग पावर ज़बरदस्त हो रही है। जो भी बिजनेस फॉर्मलाइज बिजनेसेस हैं, आई थिंक वो सारे ही बिजनेस इस समय कंट्री में ग्रो कर रहे हैं। करेक्ट। तो इसके साथ साथ ना, आप जैसे कंजम्पशन की बात करो तो अर्बन डिमांड जो है वो तो एक अच्छे से ग्रो हो ही रही है, बट साथ में रूरल डिमांड थोड़ी ग्रेजुअल है, ठीक है? तो क्या आपको लगता है कि नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ जो इंडिया में है वो रूरल डिमांड से आने वाली है? 100% डेफिनेटली रूरल डिमांड से आना ही है। मैं डेटा भी रीड कर रहा था, जैसे आप अभी आज इस साल का डेटा देखिए, तो स्टॉक मार्केट का ही हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर इस समय पे जो 50% ग्रोथ आ रही है वो दिल्ली मुंबई से या मे बी मेट्रो सिटी से आ रही है, लेकिन बाकी सब टियर 2 और टियर 3 से आ रही है। अगर आज हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स का डेटा देखें, कोई भी परचेजिंग की देख लीजिए आप, सारी टियर 2 टियर 3 सिटीज से आ रही है। तो ये हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि इंटरनेट की पावर से एंड हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी की वजह से हम लोग आज के समय में इतना अच्छा हो गए हैं कि टियर 2 टियर 3 ड्राइव कर रहा है। इवन रियल एस्टेट में भी मुझे अब लगता है आने वाले समय में कि मेट्रो सिटीज में कम एंड टियर 2 टियर 3 में ज्यादा ग्रोथ है। परफेक्ट। सो आपका कहना है कि भाई अर्बन के साथ साथ रूरल डिमांड भी बहुत पीक होने वाली है। तो आई थिंक अर्बन डिमांड अगर ये ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रही है, तो रूरल अगर उसमें साथ में जुड़ जाएगा तो ग्रोथ इंडिया का अच्छा होने डेफिनेटली। आई थिंक हम लोग स्टेबल हैं। मुझे ये तो नहीं पता है आज के समय में कि हम 10-11% से ग्रो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे।
IMF क्या प्रोजेक्शन करता है वो भी एक अलग टॉपिक है, लेकिन इन जनरल मुझे लगता है जो हमारी सस्टेन्ड ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी है, एंड हम अगर इसको भी अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं तो इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। परफेक्ट है। सो दीपक जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं इंडिया के कैपिटल मार्केट पे। आज से 5 साल पहले, मतलब कोविड के पहले देखो तो इंडिया में 3-3.5 करोड़ डीमैट अकाउंट थे। आज की तारीख में अराउंड 9.5-10 करोड़ यूनिक डीमैट अकाउंट हो गए। टोटल डीमैट अकाउंट 24-25 करोड़ हो गए होंगे। कैपिटल मार्केट के साथ जो जुड़ रहा है वो म्यूचुअल फंड सेक्टर भी है, कि जिसमें आप SIP देखोगे तो 30,000 करोड़ के आसपास का मंथली इनफ्लो है। तो ये जो अभी ग्रोथ हो गया है 3.5 करोड़ से 9-9.5 करोड़ डीमैट अकाउंट का, ये अभी भी ये ग्रोथ फेज में रहेगा या फिर एक मैच्योरिटी आ गई है? मतलब व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? ग्रोथ तो रहेगा, द परसेंटेज ऑफ ग्रोथ मुझे नहीं पता सेम होता रहेगा या नहीं होता रहेगा, बिकॉज लास्ट ईयर हमारा आई थिंक थोड़ा सा रिड्यूसिंग ग्रोथ हो गई रिटेलर्स की तरफ से, बिकॉज स्टॉक मार्केट में भी थोड़ी सी ग्रोथ कम हुई है इन जनरल, प्लस जो F&O के ऊपर भी इश्यूज आए हैं। आई थिंक ये दोनों चीजों को हम देखें तो इसको मिला के द ग्रोथ हैज लिटिल बिट स्टॉप, बट जैसे जैसे हमारे बैंक अकाउंट इस समय पे लिंक हो रहे हैं, आई थिंक हर आदमी हमारे देश में इस समय पे सेविंग करना चाहता है, एंड सेविंग की ग्रोथ के तरीके यही हैं। रादर देन आप कुछ और कीजिए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू क्रिएट मनी इन द इकोनॉमी। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड दूसरी कंपनीज परफॉर्म कर रही है, इंडिया में ग्रोथ रहेगी एंड लोग पैसा डालते ही रहेंगे। वो सेविंग का प्रोपोर्शन अभी थोड़ा सा स्टैग्नेंट चल रहा है, बट हम फिर देखेंगे मे बी 3-4 मंथ्स डाउन द लाइन फिर ग्रो होने लग गया। करेक्ट। सो आपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात की, तो इंडिया में कैपिटल मार्केट मीनिंग अ वेन्यू टू रेज अ कैपिटल फॉर कंपनीज। आपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात की, तो IPO पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं एक कॉमन मैन हूँ, मैं नया इन्वेस्टर हूँ, मुझे मार्केट में आना है, तो IPO क्या ऐसा टूल है कि मैं वहाँ से मार्केट में एंट्री ले सकता हूँ? डेफिनेटली आप, ये एक अच्छा टूल है एंट्री लेने के लिए, न्यू अकाउंट खुलवाने के लिए, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि जो आपकी कंपनी कनेक्टेड हो या जिस कंपनी के आपके बारे में इंफॉर्मेशन हो, अगर आपको फंडामेंटल्स भी नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको पता हो, जैसे डीमार्ट हो गया या एशियन पेंट हो गया, ऐसी कोई कंपनी जो आपने यूज़ की हो या देखी हो, आप उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा ही जाएगा, अच्छा रिटर्न्स देगा। हाँ, मतलब अगर आपको कुछ भी मालूम नहीं है तो कंपनी तो एटलीस्ट वो मालूम होनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ, कंपनी के बारे में तो आपको मालूम होना ही चाहिए और कुछ होना। करेक्ट, थैंक यू। मैंने जब मार्केट में करियर मेरा शुरू किया दीपक जी, तो मैंने देखा था कि जब भी निफ्टी में 100 पॉइंट 150 पॉइंट का गिराव आता है, तो नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आता है कि FII ने 500 करोड़ का स्टॉक बेच दिया, राइट। तो पहले ऐसा था कि FII ड्रिवन मार्केट था हमारा, तो वो सिचुएशन क्या आज चेंज हुई है कि स्टिल हमारी डिपेंडेंसी FIIs पे है? अब तो क्या 100% चेंज ही हो गई सिचुएशन। हमारी जो अभी डोमेस्टिक होल्डिंग है वो हाईएस्ट चल रही है हिस्ट्री में, एंड FIIs हैव बीन सेलिंग आई थिंक फॉर द पास्ट 2-3 odd years, एंड वो सेलिंग रुकी नहीं रही है। लेकिन अभी हमारा खुद का इंटरनल कंजम्पशन इतना ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट्स इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आई डोंट थिंक सब उससे कुछ भी इम्पैक्ट हुआ है इस समय तो। अच्छा, हाँ। सो आपने बोला कि भाई हमारा कंजम्पशन स्ट्रांग है और हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी है, तो डोमेस्टिक इनफ्लो मतलब कौन, वो आर द एंटिटीज? मेजरली तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो SIPs करते हैं, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आते हैं, जिन लोगों ने ये मान लिया कि भाई हमारे एक EMI की तरह हो गया, सेविंग का पार्ट बन गया, तो ऐसे लोग जो अब इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि IPO में उनको उससे पावर इन जनरल बहुत पावर मिल रही है इस समय पे मार्केट्स को सपोर्ट करने के लिए। जो पहले सिर्फ FIIs होते थे और हम देखते थे कि एकदम से मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट बढ़ गया एकदम से, तो वो मार्केट की स्टेबिलिटी डेफिनेटली, प्लस अभी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से EPFO हो गया, LIC हो गया, वो सब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन जनरल हमारे हर तरफ सेविंग जा रही है और वो सेविंग हमारे मार्केट्स को स्टेबलाइज करने में हेल्प कर रही है। सो मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा अपार्ट फ्रॉम FDs या इवन इंश्योरेंस पॉलिसीज मार्केट में भी चैनलाइज हो रहा है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा चैनलाइज हो रहा है, एंड मुझे लगता है वो अच्छा ही है, क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन को सपोर्ट करने के लिए, किसी भी कंट्री की इन्फ्लेशन को सपोर्ट करने के लिए एक आम आदमी को सेविंग्स के ऊपर रिटर्न्स तो चाहिए। तो वो एक अच्छा तरीका है मुझे लगता है ग्रो करने के लिए। सो SIP, यार कोई इन्वेस्टर ऐसा भी सोचते हैं कि यार SIP अपने काम का नहीं है। कोई छोटा इन्वेस्टर होगा, उसको लगेगा कि SIP मतलब 10-15 हज़ार मेरे पास होनी चाहिए, तो क्या मैं 100, 200, 500 रुपए से शुरू कर सकता है कोई इन्वेस्टर की? 100% कर सकते हैं। अच्छा। एंड आज
कोई भी इन्वेस्टर होता है, चाहे 500, 1000 या 15,000 भी लेके बैठा हो, मुझे लगता है कि वो आज जब इंडिविजुअल को स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेगा एंड मान लीजिए वहाँ पे आपको पता ही नहीं कि क्या फंडामेंटल कंपनी का, आपका लॉस हो गया, आपका शेयर बाजार से विश्वास उठ चुका है, तो इससे बेटर ये है कि आप म्यूचुअल फंड में जाइए, ETFs में करिए इन्वेस्ट। कम से कम वहाँ पे रिटर्न बहुत सुपर रिटर्न्स नहीं आएंगे, बट स्टेबल रिटर्न्स तो आएंगे। आप रादर देन एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं कि वहाँ पे लॉटरी की तरफ से प्ले कर रहे हैं, वो चीज अच्छी नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि SIPs, म्यूचुअल फंड, ETF इन्वेस्टमेंट, ये 3 चीजें मैंने अपनी लाइफ में देखा है जो सबसे बेस्ट रहती है, स्टेबल रहती है ओके लॉन्ग रन के लिए। ओके, तो एक नए इन्वेस्टर के लिए तो यार दीपक भाई ऐसा है कि पैसों में वॉलेटिलिटी नहीं आनी चाहिए कि मान लो मैंने 20,000 इन्वेस्ट किया, ओवरनाइट 10-15 दिन में 15,000 हो जाए, वैसा शायद अगर हो गया तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस चला जाएगा। तो जैसे स्टॉक में वॉलेटिलिटी आती है, वैसा ही वॉलेटिलिटी क्या म्यूचुअल फंड में आती है, और अगर नहीं आती है तो क्यों नहीं आती? मतलब वॉलेटिलिटी तो डेफिनेटली आती है, बट इन रिलेशन टू द स्टॉक या मार्केट मैं मानता हूँ कम आती है। एंड उसका सबसे बड़ा रीजन है, जहाँ पे भी हमने इन्वेस्टमेंट की है म्यूचुअल फंड में या उसमें, जो मैनेजर है वो अपनी पूरी रिसर्च करके बैठा है एंड आई थिंक वो काफी क्रॉस स्प्रेड होता है काफी सारी कंपनीज में, तो वो ऑटोमेटिकली वॉलेटिलिटी को रिड्यूस कर देती है। अभी आपने 100 रुपए एक जगह लगाया है, 100 रुपए 10 जगह लगाए हैं, तो डेफिनेटली सारे स्टॉक्स तो नीचे नहीं जा सकते हैं। तो यही फायदा होता है जब आप SIPs या ETF या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो अच्छा रहता है एंड कंटिन्यूसली आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ना तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा एंड ग्रोथ देखेंगे, आप एक स्टेबल ग्रोथ देखेंगे। अच्छा, अब ये म्यूचुअल फंड की आपने बात की, मुझे समझ में आ गया। अब ये ETF क्या है, वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो बास्केट होती है जो स्टॉक्स की बनती है एंड हमेशा डिफरेंट कंपनीज अपनी ETFs बनाती है, एक्सचेंज भी कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है जिसके ऊपर कंपनी ETF लॉन्च करती है। ETF का मेन रीजन यही है कि आज वो जब बास्केट बनती है, हो सकता है एक इंडिविजुअल कंपनी की वैल्यू खत्म हो सकती है, लेकिन उस इंडेक्स की वैल्यू तो डेफिनेटली खत्म नहीं होगी। तो मुझे तो लगता है कि ETF इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत अच्छा तरीका है, चाहे आपको गोल्ड करना हो, सिल्वर करना हो, इक्विटीज करने हो, तो ETF इन्वेस्टमेंट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ओके। सो ग्लोबली आपने देखा होगा तो जियोपॉलिटिकल रिस्क है, टैरिफ्स है, US ने इंडिया पे टैरिफ्स लगाए, बाद में मैक्सिको आ गया, इंडिया यूरोप की ट्रेड डील हो गई। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें जो इवेंट्स वॉलेटिलिटी ट्रिगर करते हैं, बट मैंने ऐसा भी देखा हुआ है कि इंडियन मार्केट्स ये सब इवेंट्स है ना बहुत फास्ट रिकवर भी हो जाते हैं। जैसे 5 साल में हमने देखा रशिया यूक्रेन का वॉर देखा, इजराइल हमास का भी वॉर देखा, ऐसे बहुत सारे इवेंट आ गए। इसके बाद भी इंडियन मार्केट आप देखो ना तो लास्ट 1-1.5 साल में वहीं का वहीं है, गिरा नहीं है। तो व्हाट आर द ड्राइवर्स जो इंडियन मार्केट को प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत डाउनसाइड नहीं जाने देते हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारी एक इंटरनल कंजम्पशन आई थिंक हमारी बहुत बड़ी पावर है। अभी हम देखें तो हम आई थिंक मेजर चीजें हम लोग प्रोड्यूस करते हैं एंड हम बहुत ज्यादा कुछ इंपोर्ट ना भी करें एक्सेप्ट क्रूड, तो हमारा अच्छा ही चल रहा है सब सिस्टम, चाहे हम कोई भी प्रोडक्शन की बात करें। एंड वी आर एक्चुअली द नेट इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर और वी आर द एक्सपोर्टर्स टू द वर्ल्ड। तो अगर हम बेसिक ग्रेन्स एंड ये सब चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अच्छे ही चल रहे हैं एंड हमारी कंजम्पशन काफ़ी अच्छी इंटरनली हर चीज़ के अंदर। अब इवन हम कार्स भी बनाते हैं, सब कुछ ही हम प्रोड्यूस कर ही रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये काफ़ी मदद करता है हमारी कंट्री को इस समय ग्रो करने के लिए। इवन ग्लोबल प्लेयर्स भी हैं जो इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आई थिंक डेफिनेटली आईफोन है या आईफोन कर रहा है, BMW, मर्सिडीज, इवन सुजुकी भी, जैसा मारुति वो भी एक्सपोर्ट करता ही है। बहुत कंपनीज है जो एक्सपोर्ट करती है, नेस्ले करता है एक्सपोर्ट। अच्छा, तो ग्लोबल प्लेयर्स को इंडिया में आना है या इवन इंडियन प्लेयर्स को भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एक स्केल पे ले जाना है, तो उसके लिए ना पॉलिसी स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इवन कंपनीज को भी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी इंडिया में ऑपरेट करना है तो एक अच्छा पॉलिसी लेवल का स्टेबिलिटी चाहिए। तो क्या इंडिया में वो स्टेबिलिटी है या फिर लास्ट आपका 10 साल पहले का एक्सपीरियंस और आज के में अगर मैं पूछूं तो वो इम्प्रूव हुआ है? डेफिनेटली मैं पॉलिसी स्टेबिलिटी को इस तरीके से लेता हूँ कि मान लीजिए 10 साल पहले हमने कुछ स्टार्ट किया प्रोसेस, तो हम उसके ऊपर कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं रादर देन हम बैक जा रहे हैं। तो अगर हमने कोई भी पॉलिसीज लगाई है, मैन्युफैक्चरिंग की है या
टूरिज्म की है या मेडिकल टूरिज्म की है, टेक्नोलॉजी के लिए की है, वो सब हम उसके ऊपर इम्प्रूव ही करते जा रहे हैं। इवन हम करंट बजट में भी देखें तो भी उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट हो रही है, और वो एक लार्जर विजन से इम्प्रूवमेंट हो रही है कि भाई नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म में कि कल क्या हो जाएगा, 1 साल में क्या हो जाएगा, हम 5 साल का सोच रहे हैं इस समय, या 10 साल या 20 साल का सोच रहे हैं, जो विकसित भारत 2047 का विजन है। तो बट डेफिनेटली एक अच्छे व्यू के साथ कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि हाँ, इस डेफिनेटली स्टेबिलिटी से मदद तो हो ही रही है। तो मतलब आपके हिसाब से इंडिया में अभी जो पॉलिसीज बन रही है वो 2047 का विजन लेके बन रही है? बिल्कुल बिल्कुल, करेक्ट। तो अगर इंडियन कैपिटल मार्केट को एक वर्ल्ड क्लास कैपिटल मार्केट बनाना है कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज, तो ऐसे क्या गैप्स हैं जो फिल करने चाहिए? डेफिनेटली हमें डेप्थ तो एक ऐसी चीज़ है जो इम्प्रूव करनी ही पड़ेगी, जब आज मैं ग्लोबल मार्केट्स को देखता हूँ उसके अकॉर्डिंग। और उसके अलावा मैं मानता हूँ कि जो लॉन्ग टर्म पेंशन फंड होते हैं उसकी लिमिट अभी शायद 5% है, तो हमें ETF में डालने के लिए, तो वो हमें पेंशन फंड को इम्प्रूव करना चाहिए इस समय पे, और उसकी लिमिट्स को हमें थ्रेशोल्ड्स को इंक्रीज करना चाहिए, सो दैट वो पैसा भी यहाँ पे आए एंड पेंशनर्स को भी फायदा हो, सबको फायदा हो, और ये हमारी मार्केट ग्रोथ स्टेबिलिटी को भी मदद करेगा। करेक्ट। एंड इसके अलावा मैं ये मानता हूँ कि इन जनरल हमें फोकस करना चाहिए कि हम कैसे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास इंडिया में आज आएगी, IPOs होंगे, और वो जैसे आज हम एक छोटा सा एग्जांपल है, कई कंपनीज ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चर के कंपोनेंट्स बनाती है, एंड वो आज ग्लोबली यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंड मैं समझता हूँ वो इसलिए आज इंडिया में बड़े हो चुके हैं क्योंकि कोई कंपनी एक आई जिसने कार बनानी चालू की, और उसके पार्ट जब उन्होंने बनाने समझ लिए तो वो एक्सपोर्ट करने लगे, तो वो इंडिया को बेनिफिट ही है। तो आज ऐसी पार्टनरशिप जब इंडिया में क्रिएट होती है, इवन अभी हमने रिसेंटली भी देखा बजाज अलियांस का इंश्योरेंस का भी था, तो उसमें भी अलियांस चला गया बजाज हो, तो अभी हमारे लिए तो वो कंट्री में बजाज इंश्योरेंस बहुत बड़ी हो गई अभी। इट्स अ प्राउड फॉर अस दैट दिस कंपनी हैज बिकम सो बिग। करेक्ट। तो ऐसे करके अगर बाहर से लोग आते हैं तो हमारी कंट्री को बहुत वेज में फायदा होता है, नॉट जस्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव, तो वो कैपिटल मार्केट को जनरली वर्ल्ड क्लास बनाने में हेल्प ही करता है, वो और फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं। अभी इंडिया में F&O मार्केट बहुत ही चर्चा में है, लास्ट 2-3 साल में हमने देखा, तो उसके चर्चा के 2 कारण मैं समझ रहा हूँ। एक तो वीकली एक्सपायरीज हैं, एक रेगुलेटर के सर्वे हैं जिसमें 91-92% ट्रेडर्स लॉस करते हैं, प्लस अभी रिसेंट आप देखोगे तो STT का बढ़ना है, ठीक है, मतलब ओवरऑल ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ना है। तो क्या वीकली एक्सपायरीज एफिशिएंसी इम्प्रूव करती है, और या फिर वो एनकरेज करती है स्पेकुलेशन को? आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? मैं ये मानता हूँ कि स्पेकुलेशन तो एक इन्वेस्टर या ट्रेडर हर जगह ही करता है, चाहे वो डेरिवेटिव हो या नॉन डेरिवेटिव हो। आज हम कैश मार्केट में भी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी तो कर ही सकते हैं, एंड मेरे हिसाब से तो दुनिया में हर जगह स्पेकुलेशन होती है, चाहे हम चाइना चले जाए, US चले जाए, कहीं चले जाए। डेफिनेटली हमारी कंट्री में इस समय इन्वेस्टर एजुकेशन कम है, जिसकी वजह से मैं मानता हूँ कि स्पेकुलेशन को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। बट इन जनरल अगर हम दूसरा एंगल से देखें तो डेरिवेटिव मार्केट स्ट्रेंथन भी बहुत करता है। आज अगर हम डेरिवेटिव मार्केट को वीक कर देते हैं रेगुलेशंस की वजह से, तो कैश मार्केट में डेप्थ कम हो जाएगी। आज कैश मार्केट में वॉल्यूम्स इतने जंप हो चुके हैं बिकॉज डेरिवेटिव मार्केट साथ में सपोर्ट करता है। बहुत सारे हेज फंड भी हैं, उसके अंदर आर्बिट्राज फंड्स भी हैं जो काम कर रहे हैं। तो उस एंगल से अगर हमें सोचा जाए तो वो मदद ही करता है कहीं ना कहीं, एंड बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी मिलते हैं हेजिंग पर्सपेक्टिव के लिए। मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि लॉसेस भी होते हैं, बट लॉसेस दुनिया में हर जगह ही होते हैं, तो वो कैसे आप व्यू करते हैं वो आपके। ओके, सो आपका जो एक्सपीरियंस है, आई थिंक आप मार्केट में लास्ट 12-13 साल से तो काम कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड कर रहे हैं, तो हाउ एंड अप टू व्हाट एक्सटेंट डेरिवेटिव हेल्प्स इन प्राइस डिस्कवरी? डेरिवेटिव मतलब जब मैं पहले देखता था तो उसके अंदर ये था कि स्प्रेड्स काफी ज्यादा होते थे मार्केट्स के अंदर, बट जब डेरिवेटिव आए तो वो स्प्रेड्स टाइटन होते गए। आज के समय में अगर हम ऑर्डर बुक में अगर हम देखें स्प्रेड्स, तो वो कॉस्ट के अराउंड होते हैं। वो पहले कॉस्ट के अराउंड स्प्रेड होते ही नहीं थे, एंड डेफिनेटली इस चीज में मशीन्स ने भी हेल्प किया। एंड जैसे जैसे मशीन्स आई तो वो स्प्रेड नैरो होगा, नैरो स्प्रेड होगा तो आपकी प्राइस डिस्कवरी बेटर होगी। नहीं तो आपको अननेसेसरी बाइंग और सेलिंग में आपको बाइंग किसी प्राइस पे करना पड़ रहा है, सेलिंग किसी प्राइस पे करना पड़ रहा है, तो वो डेफिनेटली हेल्प होती है अगर हम डेरिवेटिव के साथ देखें तो। ओके, मतलब डेरिवेटिव्स मार्केट आल्सो हेल्प्स इन प्राइस डिस्कवरी एंड ओवरऑल
कैश मार्केट भी स्ट्रेंथन करता है। हाँ, कैश मार्केट में रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी होती हैं। आप डेरिवेटिव मार्केट में रिस्ट्रिक्शंस हटा देते हैं, इसीलिए काफी सारे लोग उस रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से ही डेरिवेटिव मार्केट में आते हैं, एंड वही हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से वो वापस कैश मार्केट में भी थोड़ा ट्रेड कर रहे होते हैं। बहुत सारी स्ट्रैटेजी ऐसी होती है जो कैश वर्सेस डेरिवेटिव भी होती है, तो जहाँ दोनों जगह पे आपका काफी पैसा लगा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली ही आपकी ऑर्डर बुक तो बढ़ती ही जाएगी। ओके, एंड मेरे हिसाब से तो बहुत लॉन्ग शॉर्ट और जो बड़े बड़े हेज फंड्स हैं वो ऐसी स्ट्रैटेजीज इंडिया में भी रन करते हैं। इंडिया में भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी जो रन करते हैं, तो वो हमारे मार्केट्स को बहुत हेल्प करता है। अभी हम नया सुन रहे हैं कि जैसे SLBM है, तो SLBM अब सेबी रेगुलेटर हमारा बहुत स्ट्रेंथन अप करना चाहता है सब, तो SLBM भी जैसे जैसे स्ट्रेंथन होता जाएगा हमारे सारे मार्केट्स और कैश डेरिवेटिव सब इक्वली ही स्ट्रेंथन होते जाएंगे। और वो SLBM स्ट्रेंथन होने का रीजन यही है कि हमारी डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन इतनी हाई हो चुकी है कि हम उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, SLBM आपने बताया, तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए SLBM क्या होता है वो समझ के बाहर है, बट अगर आप समझाओगे तो शायद हमारे जो व्यूअर्स हैं वो समझेंगे। तो SLBM बेसिकली ऐसा सिस्टम होता है कि अगर आपके पास कोई भी पोर्टफोलियो में स्टॉक है, आप उस स्टॉक को लेंड कर सकते हैं। एंड मान लीजिए आपको एक साल में रिलायंस ने आपको 5% या 10% रिटर्न दिया, ओवर एंड अबव SLBM में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा, आप जब उस पर लेंड करेंगे तो आपको वो रिटर्न आ जाएगा उससे एक्स्ट्रा। ओके, तो इसलिए आपके पास स्टॉक भी रह गया और आपको एक्स्ट्रा रिटर्न भी आ गया। तो मैं जैसे पैसा किसी को लेंड करता हूँ वैसे मैं स्टॉक लेंड कर सकता हूँ। हाँ, तो उसके लिए ये भी है कि जो ये सिस्टम पूरा मैकेनिज्म है लेंडिंग का, ये पूरा एक्सचेंज के पास है, तो इन सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी आपका कोई रिस्क नहीं है, सारा मैनेजमेंट एक्सचेंज करता है। अच्छा, तो मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैंने किसी को लेंड किया उसने वापस ही नहीं दिया? नहीं, ये एक्सचेंज ही है, एक्सचेंज के साथ है, तो आपको वो रिस्क की कोई स्ट्रेस नहीं है। तो मतलब इसकी सेटलमेंट गारंटी एक्सचेंज लेता है? बिल्कुल, सेटलमेंट गारंटी एक्सचेंज। परफेक्ट, थैंक यू। तो अभी एक और सेक्टर बढ़ रहा है लास्ट 2-3 साल में, मैंने देखा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग बहुत बातें करते हैं यार, ठीक है। अभी हमने देखा कोई एक टूल है जो कंटेंट ड्राफ्टिंग बहुत फेमस है, कोई एक टूल है जो फिनेंशियल रिसर्च में बहुत फेमस है, तो बट स्टिल एज अ कॉमन मैन तो मैं कंफ्यूज्ड ही हूँ कि AI का यूज़ मैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में कैसे करूँ, और क्या मार्केट में क्या हो रहा है वो जरा आप समझाओ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही स्पीड से ग्रो कर रही है, हमारी कंट्री में भी और पूरे वर्ल्ड में भी। एंड वो ऐसी चीज़ें कर पा रही है, आई थिंक जो लास्ट 10-15 सालों में भी नहीं हो, 1-2 सालों में उसने क्रिएट कर लिया है। OpenAI ChatGPT वाज द स्टार्टर, एंड अब तो पता नहीं कितनी हंड्रेड्स ऑफ एप्स हैं इस समय पे। इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग या मैं बोलूँगा रिसर्च या इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं अवेलेबल ऑनलाइन जिन पे आप जाके आप पूरा सिस्टम ऑटोमेट कर सकते हैं। आज के समय में आप मान लीजिए आपको सुबह आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई भी कि आज US में क्या हुआ है, या मेरे स्टॉक की न्यूज़ क्या है, मेरी कॉर्पोरेट न्यूज़ क्या है, तो अगर आप थोड़े भी लेमन लैंग्वेज में आपको समझाएंगे तो वो आपको एक ऐसा बॉट बना के दे देगा जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो बहुत हेल्प हो सकती है। जो आज हम एक ब्रोकर या न्यूज़ पे या सिर्फ न्यूज़ लेटर्स पे डिपेंडेंट थे, वो आज आप लाइव न्यूज़ के साथ भी अटैच रह सकते हैं सिर्फ एक बॉट क्रिएट करके। और वो बॉट बहुत सारी एप्लीकेशंस है, किसी के थ्रू भी आप जाके कर सकते हैं। बस आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको लेमन लैंग्वेज में बात करना आना चाहिए, इतना आसान हो चुका है। अच्छा, तो सभी इंटेलिजेंट बन सकते हैं, मेरा तो ये मानना है। तो मान लो यार मैं ट्रेडर हूँ, और ट्रेडर को AI कैसे यूज करना चाहिए वो एक एग्जांपल देके अगर आप कुछ समझाओ तो। रिटेल ट्रेडर हूँ मैं। रिटेल ट्रेडर एक AI को यूज कर सकता है, जो न्यूज एप्लीकेशंस होती है उनको आप अटैच कर सकते हैं एप्लीकेशन में। तो अगर कोई भी ब्रेकिंग न्यूज आई, कुछ भी आया, तो वो आपको बता सकता है। कोई भी उस स्टॉक से रिलेटेड कोई न्यूज आई, इंफॉर्मेशन आई, तो वो आपको सबसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो ऐसे कुछ तरीके हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड आपके पास हमेशा एक इंफॉर्मेशन क्रिएटेड रहेगी सिर्फ आपके पोर्टफोलियो के अराउंड या आपकी इन्वेस्टमेंट्स के अराउंड। ओके, तो रादर देन कि हम एक जनरल एक एप्लीकेशन रन करते हैं तो उसमें सब तरह की न्यूज़ हमारे पास आ जाती है, आज के समय में आप खुद का एक रन कर सकते हैं जो आपको एक आपके पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है। एक सिंपल लैंग्वेज में जो आपको किसी पे डिपेंडेंट रहना था, वो अब एक पर्सनल असिस्टेंट खुद का क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो मतलब ऐसा हो सकता है जैसे मैं सुबह उठूँ, ऐप खोलूँ, तो मुझे बता देगा कि भी लास्ट नाइट US में मार्केट में ये हुआ, यूरोप में ये हुआ, कल जापान में ये हुआ, और इसके ऊपर से मुझे आज ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए। बिल्कुल,
बिल्कुल हाँ बिल्कुल, वो एक स्मार्ट तरीके में बताएगा कि क्योंकि वो पूरा रिसर्च करके, पूरा इंटरनेट डेटा करके, आज हम एक अपनी इंडिविजुअल माइंडसेट से काम करते हैं, तो मैंने जो सोचा या मेरे दोस्त ने सोचा या मेरे कलीग ने बोला हम वही मान लेंगे। वो मे बी थाउजेंड्स या लैक्स ऑफ पीपल की एक रिसर्च करके आपको बताएगा आपको ये करना चाहिए। तो मच मोर साइंटिफिक और डेटा प्रूवन थिंग्स है। ओके, सो रादर देन मैं दोस्तों को पूछूं या कोई एनालिस्ट को पूछूं, इसका जो जजमेंट आएगा वो थोड़ा और ऑप्टिमाइज्ड या एफिशिएंट 100% मैं बोलूंगा साइंटिफिक मेरे वर्ड्स में ये साइंटिफिक अप्रोच है। और इंडिया जैसी कंट्री में अगर हम लोग साइंटिफिक अप्रोच की तरह काम करने लगे तो हम लोग मच मोर स्मार्टर पॉपुलेशन बन सकते हैं। अच्छा, ओके। तो एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा लोगों को चैलेंज आती है फंडामेंटल देखने में या कंपनी का रिजल्ट आया तो रिजल्ट देखने में, वहाँ ये क्या हेल्प कर सकता है? तो जैसे आप ये मानिए कि हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, तो वो रिजल्ट की जो रिपोर्ट होती है मिनिमम आई थिंक 4-5 पेजेस की तो मिनिमम होती है। तो जब तक वो रिपोर्ट आएगी आप इंडिविजुअली रीड कर पाएंगे, आप अपने ऑफिस में कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप रीड भी नहीं कर पाएंगे। तो कोई आप एप्लीकेशन के थ्रू आप उस एआई को बोल सकते हैं कि भाई मुझे इसका समरी दे दीजिए। एंड एक और तरीका भी है जो आप बहुत यूज कर सकते हैं कि आपने काफी सारे स्टॉक्स आपने उसमें डाल दिए कि मान लीजिए आपको 100 स्टॉक्स पसंद है, आपने 100 स्टॉक्स की लिस्ट डाल दी। अब उस 100 स्टॉक्स की लिस्ट में आपने अपना एक वैल्यूएशन क्राइटेरिया डाल दिया कि मेरी वैल्यूएशन है, इस पे आना चाहिए। तो अगर वो रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग आ गए तो आप इन्वेस्ट कर लीजिए, रिजल्ट नहीं आया उसके अकॉर्डिंग तो आप मत कीजिए। तो अगर आपको 20 स्टॉक्स भी ऐसे मिल गए उस 100 में से तो इट्स अ गुड कि आपको नेक्स्ट क्वार्टरली या ईयरली का व्यू मिल गया आपको, भाई दिस इज गोइंग वेल। अच्छा, तो अभी इंडिया में तो 6,500 स्टॉक्स लिस्टेड है, वो सबको एनालाइज करूँ उससे अच्छा ये है मुझे एक फिल्टर करके एक सेट ऑफ स्टॉक्स दे देगा। बिल्कुल, तो मेरा टाइम बहुत ज्यादा बचा सकता है। आई थिंक इतना, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो मैं मानूंगा कि एक इंजीनियरिंग माइंडसेट से आपके पास एक आंसर आ जाएगा। तो वो एक मच बेटर वे ऑफ थिंकिंग है। तो एंड वो आपकी थिंकिंग प्रोसेस को भी इम्प्रूव करेगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चनिंग कर रहे होंगे और वो आंसर कर रहा होगा तो बहुत अच्छा एक साइंटिफिक तरीका आएगा ना, रादर देन कि आज ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, उससे बेटर ये है कि ये डेटा प्रूवन थिंग्स है तो इट इज मच बेटर। सो एक ह्यूमन का जजमेंट और ऑप्टिमाइज हो सकता है, राइट? बिल्कुल सर। तो अभी ह्यूमन जजमेंट के साथ एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, वो है स्पीड। ठीक है, वो डेटा तो एनालाइज मैंने कर लिया, एआई ने मुझे दे दिया, अभी एक तो ट्रांजैक्शन की भी तो स्पीड है ना, मतलब मेरे से और लाखों लोग स्मार्ट होंगे, उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया तो मुझे वो प्राइस नहीं मिलेगा। तो आज के ज़माने में ट्रेडिंग सिस्टम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एआई हेल्प करता है स्पीड में, एग्जीक्यूशन में, या फिर इससे ह्यूमन जजमेंट ओनली जो ऑप्टिमाइज करेगा? मेरे हिसाब से तो ह्यूमन जजमेंट ही है वो आपके लिए, क्योंकि अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर के अंदर अगर आपको एक व्यू मिल गया कि आपको ट्रेड करना है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमेटेड भी आप एपीआई के थ्रू रन कर सकते हैं, बट स्टिल मैं मानूंगा कि उस समय पे अगर आप मैनुअली करें तो बेटर है रादर देन आप ऑटोमेशन करें, बिकॉज उसमें रिस्क भी है। कल कोई एपीआई क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि एआई के थ्रू ही आप ट्रेडिंग कीजिए। ओके। बट ये है कि एल्गो ट्रेडिंग आपका एग्जीक्यूशन इजी कर सकता है। तो आप एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू, आप एपीआई के थ्रू करके जो आप सभी ब्रोकर जिस समय पे दे रहे हैं रिटेल एल्गो, आप उसके थ्रू आपका फास्ट एग्जीक्यूशन हो सकता है। ओके, सो मैं एआई के थ्रू मेरा जजमेंट एक अच्छा बना सकता हूँ एंड एग्जीक्यूशन एल्गो के थ्रू कर सकता हूँ। आज से ना 15 साल पहले मैंने सोचा ही नहीं था कि दुनिया ऐसी भी हो सकती है। मैं तो मेरे डीलर को फोन करता था, डीलर बोलता है कि आज हमारा रिसर्च का कॉल XYZ है, ठीक है, और वो कॉल के ऊपर वही बेचारा सौदा करता था। आज मैं जजमेंट भी एआई से लूंगा और एग्जीक्यूशन एल्गो से करूंगा। ये तो कुछ अलग ही दुनिया चल रही है। इंडिया में अभी जैसे हमने देखा दीपक जी की एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर गवर्नमेंट के भी बहुत रिलैक्स्ड रेगुलेशंस आए हैं। रिलैक्स से ज़्यादा मैं बोलूँगा क्लैरिटी आ गई है, ठीक है। उन्होंने ब्लैक बॉक्स वाइट बॉक्स एल्गो के ऊपर क्लैरिटी दिया है, ब्रोकर का क्या रोल है, क्लाइंट का क्या रोल है, वो सभी क्लैरिटी सेबी ने तो दे दी है। बट स्टिल मतलब आई वुड लाइक टू लिसन कि एक्चुअल एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सिस्टम होता क्या है। एज अ कॉमन मैन मैं उसका फ़ायदा कैसे ले सकता हूँ? एज अ कॉमन मैन आप फ़ायदा ले सकते हैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का, कि उसमें काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आज के समय ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं, एंड इवन ओपन एपीआईज होते हैं जिसमें आप खुद की स्ट्रैटेजी भी अब आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड एआई के आने से आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो, मान लीजिए आपको लगता है कि आपको एक रिलायंस लेना है,
एंड आपको उसकी कॉल सेल करनी है। हालांकि ये वाला एल्गो तो बहुत इजीली अवेलेबल ही होता है ओपनली, बट कुछ भी कॉम्प्लिकेशन भी हो तो आप एपीआई पे क्रिएट करके आप डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करके आप ब्रोकर के एपीआई पे ट्रेड कर सकते हैं। तो इससे एक तो फास्ट एग्जीक्यूशन होता है आपका, और एक आपकी स्लिपेज बचती है, बेटर प्राइस डिस्कवरी होती है। एंड आज के समय में मेरे हिसाब से इंडिया में 60-70% तो मशीन ट्रेडिंग ही हो रही है। तो अगर एक रिटेल इन्वेस्टर को उसके बीच में फाइट करना है तो डेफिनेटली एल्गोस की हेल्प तो लेनी ही चाहिए, तो उससे कुछ बेटर ही होगा, डेफिनेटली लॉस तो कुछ नहीं होगा। तो वो एज एन इन्वेस्टर मुझे एग्जीक्यूशन में हेल्प करेगा। यस, ओके। तो एग्जीक्यूशन मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं एक ट्रेडर हूँ, मैंने एक XYZ स्टॉक लिया, तो अब स्टॉक लेने के बाद मेरे दो व्यू बनते हैं कि अगर स्टॉक गिर गया तो एक स्टॉप लॉस लगना चाहिए, और स्टॉक बढ़ा तो मान लो वो टाइम में मैं बिजी हो गया, स्टॉक बढ़ा, मेरा टारगेट अचीव हो गया, स्टॉक नीचे भी आ गया, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो क्या एल्गो मुझे वहाँ पे हेल्प कर सकता है कि नीचे गया तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दे, या ऊपर गया तो मेरा प्रॉफिट बुक कर दे? 100% ये तो सब चीज़ें एल्गो में हो सकती है। Okay. तो स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो सकता है, आप प्रॉफिट भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आप वापस भी री एंट्री भी ले सकते हैं। ओके। आप एल्गो को बता सकते हैं कि जब मेरा प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया, एग्जिट हो गया, तो वापस से बाय ऑर्डर लगा दो यहाँ पे। ओके। तो ये है कि अगर आप वहाँ नहीं भी प्रेजेंट हैं तो भी थिंग्स कैन रन ऑन इट्स ओन। अच्छा, तो मतलब मुझे जॉब के साथ अगर एल्गो मतलब ट्रेडिंग करना है तो ऐप लेके सामने बैठे रहने की जरूरत नहीं है, मैं मेरी स्ट्रैटेजी लगा सकता हूँ। 100%। और जॉब के साथ आप लेके बैठना भी नहीं चाहिए। तो इट इज मच बेटर कि आप अपना टाइम इन्वेस्टमेंट अपनी जॉब में कीजिए एंड लेट द मशीन डू इट्स थिंग्स। एंड अगर एपीआई आपकी मदद ही करेगा, आज सिंपल आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, सुबह आपको एग्जिट करना था, आप अपना आराम से ऑफिस के बाद भी ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं, तो वो हो जाएगा एग्जीक्यूट बाद में। ओके। काफी सारे ट्रेडर और इन्वेस्टर को ना मैंने देखा हुआ है इमोशनल बायस रहता है कि जैसे प्रॉफिट आ गया तो ज़्यादा प्रॉफिट करेगी पोजीशन, वो चक्कर में खड़े रहते हैं, और फिर एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो लॉस में काटनी पड़ती है। उसका उल्टा भी होता है कि पोजीशन लॉस में है, ठीक है, तो हो जाएगा कि अभी पोजीशन प्रॉफिट में आएगी, फाइनली आती नहीं है, वो लॉस में काटनी पड़ती है। तो ये इमोशनल बायस, इसको क्या एल्गो हेल्प करता है रिमूव करने में? डेफिनेटली इमोशनल बिहेवियर को एकदम वो आपका डिमिनिश कर सकता है अगर आप एल्गो को अच्छे से यूज करें। क्योंकि अगर आपने रूल सेट कर दिए हैं तो वो रूल्स उसमें रह गए तो आपका इमोशनल खत्म हो गया। ना ही आप रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, ना ही आप इमोशनल होंगे कि मुझे इसमें और प्रॉफिट चाहिए एंड लॉस कितना चाहिए। बिकॉज मैंने जनरली देखा है इन्वेस्टर्स के साथ, वो प्रॉफिट तो जल्दी से एग्जिट कर जाते हैं बट वो लॉस बहुत ज्यादा देख जाते हैं। तो मैं कहता हूँ दोनों तरफ ही कंट्रोल होना चाहिए, और वो कंट्रोल करने के लिए कोई आपको अप्रोच करनी पड़ेगी। तो आज के समय में तो मार्केट्स में जो अवेलेबिलिटी है वो एल्गोरिथम की ही अवेलेबिलिटी है, जो आपको हेल्प करता है कि आप एक सस्टेन्ड वे में माइंड को कंट्रोल में करके कैसे आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, लॉस भी हो तो एक स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट कर सकते हैं। ओके, सो इट्स अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग। इट्स अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग। आप रूल्स डिफाइन कर दो, वो अपने आप ट्रेड करेगा। ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो काफी सारे ट्रेडर्स का प्रॉब्लम ही ये है। तो आप मान लीजिए आपको कोई लगता है स्टॉक है, वो अभी 100 रुपए का स्टॉक है, आपको लगता है कि मैं 90 में लूंगा तो अच्छा रहेगा, एंड 95 पे एग्जिट किया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो आप 90-95 के बीच में 90 का बाइंग, 95 का एग्जिट आप टारगेट लगा सकते हैं कि जब 90 में फिल हो जाएगा तो वो 95 पे एग्जिट कर दे। तो ऐसे करके आप साइकिल बिल्ड कर सकते हैं। तो क्या पता आपका डे में वॉलेटिलिटी के दिन पे आप 2-3 बारी भी आपकी साइकिल रन हो सकती है। तो वो आपका 5 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है 15 रुपीज में कन्वर्ट हो जाए, तो आपका रिटर्न्स एम्पलीफाई हो गए। अच्छा, तो मल्टीपल टाइम्स आप सेम कर सकते हैं। ओके। मैन्युअली ये करना शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे सिस्टम के सामने रहना पड़ेगा, काफी मुश्किल है। उसके लिए सक्सेस रेशियो या इंटेलिजेंस बहुत हाई चाहिए। अच्छा। जो मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों में होती है, चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि आपका इमोशनल और ह्यूमन बिहेवियर आ ही जाता है उसमें। तो एल्गोस वो आपको हेल्प करता है। तो हमें एक जनरल परसेप्शन पे नहीं, एक हमें ऐसे परसेप्शन में जाना चाहिए जहाँ पे हम रिटर्न्स लेके जाएंगे। ओके, नाइस। सो दीपक जी, एआई की अगर बात करें तो एआई तो हम लोग वो पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं जहाँ पे मुझे ज़रूरत है। जैसे मुझे ईमेल ड्राफ्ट करना है, मैंने ये यूज़ कर लिया, मुझे किसी को व्हाट्सएप करना है, मैंने ये यूज़ कर लिया। बट मैं सोचता हूँ एआई इससे तो बियॉन्ड है। जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग है, बैंकिंग है, तो ऐसी इंडस्ट्री में एआई कैसे यूज़ होता होगा? नॉट स्पेसिफिक टू इंडस्ट्री, बट व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग? जब
आज से 2-3 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होने लगी थी पूरे वर्ल्ड में, मैं भी उतना सीरियस नहीं था, मुझे नहीं पता था कि इतना ग्रो हो जाएगा जो आज हो गया है। एंड आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे हिसाब से हर इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, हमारी इंडस्ट्री में तो मुझे लगता है आज से 5-10 साल पहले यूज होना चालू हो गया था डेटा क्रंचिंग, डेटा माइनिंग, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट जाना ही इसलिए जाता है, वी आर द फर्स्ट गाइज हु लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर, तो हम ही रिएक्ट करते हैं। तो मैं मानूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइनेंशियल मार्केट में तो बहुत पहले से चल रहा है। बैंकिंग इंडस्ट्री में प्रोसेसेस ऑटोमेशन करने के लिए यूज हो रहा है। मैं किसी का नेम नहीं करना चाहता, बट एक फेमस इंटरनेशनल बैंक है, उन्होंने आज से 2-2.5 साल पहले थोड़ा सा जॉब्स कम करना चालू किया था, क्योंकि वो ऑटोमेशन प्रोसेस में चालू हो गए थे। एंड अभी हम इंडिया में भी देखे हैं तो ये ऑटोमेशन एक्टिविटी काफी अच्छी हो रही है। एंड ऑटोमेशन एक्टिविटी जितनी अच्छी हो रही है उससे एफिशिएंसी भी बहुत बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी हेल्प होगी, जहाँ पे आज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती है, तो आज एक नॉर्मल आदमी भी अगर किसी को छोटी मैन्युफैक्चरिंग लगानी है तो वो मशीन्स के थ्रू हेल्प लेके लगा सकता है, जो शायद पहले आपको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, बहुत सारे लोग चाहिए थे, तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एंड हर प्रोसेस के अंदर आप एआई का यूज कर सकते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो मैं मानता हूँ हर एक आम आदमी को स्मार्ट बना सकता है, अगर लोग उसको यूज करना चाहें। एक छोटा सा भी कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, आज एक हमारा जो एक नॉर्मल लेबर भी अगर कोई चीज हिंदी में या अपनी कोई लोकल लैंग्वेज में बात करना चाहता है और जानना चाहता है कि भाई मुझे मेरा मालिक क्या कह रहा है और मुझे उसको क्या जवाब देना चाहिए, तो वो ये तक भी जवाब दे सकता है। एंड वो शायद जवाब वो अपने मन में नहीं सोच पाएगा। एंड हर स्फीयर ऑफ लाइफ में, चाहे वो एक हाउस वाइफ हो, चाहे वो एक प्रोफेशनल एम्प्लॉय हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, मुझे लगता है एआई हर तरह से वर्ल्ड में इम्पैक्ट करेगा और वो इंडिया को भी इम्पैक्ट करेगा। हम इसका जितनी जल्दी अडॉप्शन करेंगे वो हमारी कंट्री के लिए उतना ही अच्छा होगा। और हम अपनी सरकार का फोकस भी देख रहे हैं एआई पे काफी ऐसे। अच्छा, तो यार ये तो नहीं हो गया कि एआई आप बोल रहे हो कि जैसे एक बैंक है उसने काफी सारे एम्प्लॉयज को निकालना, तो ये तो एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट करेगा ना? मेरे को नहीं लगता एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट करेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, जॉब बढ़ेगी, बिकॉज काम और बढ़ेगा। तो मेरे को थोड़ा बहुत जॉब पे हो सकता है किसी को इम्पैक्ट है, तो उसके लिए मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि एआई की अडॉप्शन करें। अगर सब एआई की अपनी अडॉप्शन करेंगे तो मुझे नहीं लगता जॉब पे कोई खतरा होगा। ज्यादा ये होगा जहाँ 10 लोग थे वहाँ 2 लोग आ जाएंगे, लेकिन वो जो बचे हुए 8 लोग हैं वो और काम करने लग जाएंगे और काम स्केल पे होने लग जाएगा। सो डिमांड वो आदमी की बढ़ेगी जो एआई को यूज कैसे करना है वो जानता है। ये तो मैं 100% ये मानता हूँ कि जो एआई को यूज करता कैसे है उसकी डिमांड बढ़ेगी। जैसे आज से हमने 30 मे बी 60 इयर्स पहले हमने देखा था कंप्यूटर आया, जिसने कंप्यूटर नहीं सीखा वो पीछे रह गया, फिर इंटरनेट आया। ऐसे ही अभी एआई एक ऐसा डिस्ट्रप्शन है जो सब कुछ चेंज कर देगा हमारे अराउंड। तो वो हमें बहुत जरूरी है कि हम कितनी फास्ट पेस पे हम ग्रो कर सकते हैं। हाँ, आई थिंक वो एक इम्पोर्टेंट है। हमने देखा था जैसे पहले इंडिया में ट्रेडिंग टर्मिनल्स थे, उसके पहले ओपन आउटक्राई सिस्टम में ट्रेड होता था, तो तब लोगों को ऐसा आया कि भाई ट्रेडिंग टर्मिनल आया तो डीलर्स की जॉब चली जाएगी। ट्रेडिंग टर्मिनल के बाद मोबाइल ऐप आया तो फिर भी काम तो बढ़ा है, एम्प्लॉयज भी बढ़े हुए हैं, टीम साइज भी बढ़ी है। तो आपकी बात वो सही है कि एआई जो यूज करना जानता है उसका हमेशा डिमांड रहने वाली है। तो आई थिंक लोगों को स्किल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एआई सीखना जरूरी है। हाँ, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये टफ है या इजी है। आई थिंक स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से ही सबको ये एआई के ऊपर काम करना चाहिए। और एआई सीखना उतना मुश्किल है नहीं। हमें लगता है आर्टिफिशियल, बट आप कोई भी एक ऐप डाउनलोड करके उसके ऊपर आप अगर 1 आवर भी आपने लगा दिया है तो आप समझ जाएंगे कि हो क्या रहा है। तो एआई ही सिखा देगा कि एआई यूज कैसे करता है। एआई ही सिखा देगा एआई कैसे यूज करता है। इनफैक्ट अभी मैं कल ही देख रहा था कि मशीन्स ही एक दूसरे से बातें करने लगी। लेटेस्ट न्यूज़ है इस समय पे कि दे वांट टू हायर अ ह्यूमन। सो हमें समझ जाना चाहिए कि हम किस वर्ल्ड में जा रहे हैं। करेक्ट। दीपक जी, इंडिया का एक सेक्टर है जो थोड़ा ट्रेडिशनल भी है बट उसमें ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं, वो है इंश्योरेंस। जैसे हमारी बात हुई थी और उसके ऊपर मुझे आपके ओपिनियंस चाहिए कि इंडिया में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन हालांकि 4.25-4% के आसपास है, पर अब 96% का अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल है। और अच्छा, मैं ग्लोबली अगर इंडिया को कंपेयर करूं तो हम लोग बहुत पीछे हैं। ठीक है, ये सेक्टर का लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसा होगा
और क्या क्या गैप्स हैं जिसकी वजह से कम ग्रोथ है? आपका क्या ओपिनियन है? डेफिनेटली इंडिया जैसी कंट्री में पेनिट्रेशन इंक्रीज ही होने वाला है। हमारी गवर्नमेंट का विजन भी है 2047 तक हर चीज इंश्योर हो जानी चाहिए हमारी कंट्री में। और हमारी पॉपुलेशन इतनी हाई है कि हमें इंश्योरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन इसलिए कम है, एक तो हम थोड़ा सा, हमारा एक जनरल इंटेंशन भी थोड़ा सा केयरलेस रहता है कि चलो इंश्योरेंस करवा लेंगे, तो वो मुझे लग रहा है थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है कंट्री में। तो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होगा हम उसकी ग्रोथ भी देखेंगे। एंड इन जनरल ये भी है कि थोड़ी सी एजुकेशन भी कम है। अच्छा, तो हम किस तरीके से उसको डिजिटली पेनिट्रेट करके, अभी मैं देखता हूँ आजकल रिसेंटली कुछ कंपनीज आई हैं जो बहुत ही प्रॉपर नॉलेज देती है और अच्छी तरीके से बताती है आपको कि इंश्योरेंस कैसा होगा, आपका रिडम्पशन कैसा होगा, हर चीज अच्छे से सिस्टमैटिक वे में एक्सप्लेन करती है वीडियोस के थ्रू या डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। अगर ऐसी कंपनीज आने वाले समय में और इंक्रीज होगी, मुझे लगता है डिजिटली, तो हमारा पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हो सकता है। क्योंकि आज हम अगर ये सोचें कि कोई भी आज एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी जाके फिजिकली हर जगह अपनी शॉप्स या ऑफिसेस खोले, ये प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है और हम कैसे हर जगह पहुंच सकते हैं। लेकिन डिजिटली आज सब लोग हमारे देश में कनेक्टेड है, बिकॉज हमारे टेलीकॉम प्रोवाइडर अच्छे, हमारे पास इंटरनेट हर जगह है। तो मुझे लगता है डिजिटली हमारी कंट्री में अभी सब हम वेल इक्विप्ड हैं। तो हम आने वाले समय में अगले 5-10 सालों में इंश्योरेंस में जबरदस्त ग्रोथ देखेंगे। ओके, जैसे हमने NBFC फंडिंग लोन में देखा है, वैसे हम देखेंगे इंश्योरेंस में भी ग्रोथ होगी। बट मैंने देखा हुआ ना दीपक जी कि लास्ट 20-25 साल जब से मैं भी थोड़ा समझना शुरू किया है, इंश्योरेंस को ना लोग एज अ टैक्स सेविंग टूल लेते हैं। टैक्स सेविंग टूल से प्रोटेक्शन बेस्ड टूल में आना वो शिफ्ट शुरू हो गया है। मतलब प्रोटेक्शन बेस्ड, मतलब मैं टर्म प्लान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज जैसे ह्यूमन लाइफ वैल्यू का एक कंसेप्ट है कि अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख है और अगले मान लो 20 साल आप काम करने वाले हो, तो पोटेंशियली आप 2 करोड़ कमाने वाले हैं, ठीक है। आज आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को एब्सोल्यूट अमाउंट में तो 2 करोड़ का लॉस ही है, ठीक है। तो क्या 2 करोड़ का इंश्योरेंस लोगों के पास है? वो बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो पेनिट्रेशन है वो लोगों का है जिनकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से उनका इंश्योरेंस है। तो ये टर्म प्लान जो है वो क्या लोगों ने लेना शुरू कर दिया है या फिर अभी भी उसमें मतलब बहुत काम करना बाकी है? आपका क्या ओपिनियन है? लोगों ने लेना चालू डेफिनेटली कर दिया है, लेकिन हमें काम बहुत करना पड़ेगा। हाँ। ह्यूमन लाइफ वैल्यू के ऊपर मैं अभी रिसेंटली किसी से डिस्कशन भी कर रहा था कि कैसे कैलकुलेटर क्रिएट हो सकते हैं, किस तरीके से हम फैमिलीज को समझा सकते हैं कि आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है। तो अगर हम इस चीज को लेके एजुकेट करें कि भाई आपके एक्सपेंसेस कैसे हैं, आपकी फैमिली की प्रॉब्लम्स कैसे रिजॉल्व होगी अगर आपको कुछ हो गया, अगर हम थोड़ा सा प्रॉपर तरीके में एजुकेट करें, तो मुझे लगता है कि लोग हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस लेने के लिए तैयार हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है 5 साल से तो ये प्रोसेस चालू हो ही गया था और अभी धीरे धीरे इंक्रीज हो ही रहा है। अभी ये मेट्रोज में हुआ, धीरे धीरे टियर 2 टियर 3 में भी हो जाएगा। ओके। और अब तो वैसे भी टर्म इंश्योरेंस आने लग गई है। हम देखें कि जहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं भी होता है तो आपको पैसे आपके सारे वापसी मिल जाएंगे। तो ये भी इंश्योरेंस आने लग गई। तो आपको जैसा भी प्रेफर करना आप उस तरीके, बहुत सारे बुटीक प्रोडक्ट्स आते हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि टर्म प्लान शायद लोग इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि पैसा वापस नहीं आने वाला, तो अभी वापस आ सकता है। वैसे टर्म प्लान्स भी हैं बहुत सारे। ओके, नाइस। सो इंडिया में दीपक जी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स भी इंश्योरेंस में काफ़ी सारे हुए हैं। रेगुलेटर बहुत प्रोएक्टिव हो गया है इंश्योरर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने में। तो ऐसे क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जो ये इंश्योरेंस सेगमेंट को या ये सेक्टर को ग्रो करने वाले हैं? तो जैसे कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो अफोर्डेबिलिटी। हमारे कंट्री में जो अफोर्डेबल चीज़ होती है लोग वैसे भी जल्दी उसको ले लेते हैं। तो अगर हम इंश्योरेंस को किसी तरीके से चीप कर सके कोई भी क्रिएशन, तो पेनिट्रेशन ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा, लोगों में ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ ये इंश्योरेंस कंपनी अच्छी है, इनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। और तीसरा, जो हम क्लेम करते हैं, क्लेम एक्सपीरियंस अच्छा रहना चाहिए। क्योंकि आज एक जनरल ह्यूमन के साथ हमारी कंट्री में तो यही होता है कि पता नहीं हमें कुछ हो जाएगा तो हमें इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर हम किसी तरीके से ये मेक श्योर कर सकते हैं कि अगर क्लेम अच्छा हो सकता है तो लोगों में डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो अगर हमारी पॉलिसीज अच्छी रही, हमारा आइडिया है बहुत अच्छा काम कर ही रहा है इस समय पे, हमने बजट में भी देखा कुछ रिफॉर्म्स लाने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो डेफिनेटली आने वाले समय में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत अच्छी रहेगी। 10 साल में हम कोई भी डेटा उठा लें तो इंश्योरेंस का एक्सपेंस भी बहुत अच्छा हो रहा है।
कंट्री में एज कम्पेयर टू देयर इनकम इन जनरल। हाँ, तो जैसे हमारी गवर्नमेंट ने अभी करंटली लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स के ऊपर अफोर्डेबिलिटी लाने के लिए जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया। तो ये दिखाता है कि हमारा व्यू और अप्रोच डेफिनेटली इंश्योरेंस की ओर है, बिकॉज उससे हमारी कंट्री और स्टेबल होगी और प्रोटेक्शन मिलेगी हमारे लोगों को। आप ना ग्लोबली बहुत ट्रैवल करते हो, आप काफ़ी सारे एफपीआईज को भी मिलते हो, तो एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के लिए इंडिया एक स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है या फिर एक पोजिशनल कॉल है कि भाई यहाँ लिया, प्रॉफिट हुआ तो 2-4 महीने में बेच देंगे? हाउ डज दे थिंक और दे सी इंडिया? मतलब 10 साल 15 साल पहले कुछ इन्वेस्टर्स थे जो लॉन्ग टर्म व्यू लेते थे, बट मुझे लगता है लास्ट 5-7 ईयर्स में बहुत जबरदस्त व्यू हो गया एफपीआईज का, जो एक लॉन्ग टर्म व्यू ले। अगर कोई भी एशिया बेट ले रहा है तो आज एशिया बेट में अगर चाइना है तो इंडिया तो आना ही है। मेजर इन्वेस्टर्स का व्यू यही है, क्योंकि इंडिया जिस पेस पे ग्रो कर रहा है और हम जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, तो सब लोग ये अब लॉन्ग टर्म व्यूज लेते हैं कि भाई मार्केट नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है वो तो एक अपनी अलग जगह है, बट हमें इंडिया को तो अपनी पोजीशनिंग करनी ही करनी है। इवन काफी कंपनीज ऐसी भी है यूएस की जो आके यहाँ पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट रीट्स में भी आ रहे हैं वो लोग भी। तो इससे ही दिखता है कि हमारी कंट्री में कितना कॉन्फिडेंस है, नॉट जस्ट इन स्टॉक मार्केट बट ऑल्सो कि रियल एस्टेट भी है, तो उनको फिजिकल प्रेजेंस भी चाहिए। सो वो डेफिनेटली उनको लगता है कि हम मिस नहीं कर सकते इंडिया जैसी इकोनॉमी को। हाँ, तो दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट। बट इंडिया की इकोनॉमी में मैंने ये भी देखा हुआ है, काफ़ी सारी इंस्टीट्यूशन बोलती है कि इंडिया इज एट अ हायर वैल्यू, मतलब प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा है। तो व्हाट जस्टिफाइज इंडिया का प्रीमियम, क्या क्यों ऐसा है? इंडिया का प्रीमियम हाई तो है डेफिनेटली, अगर हम ग्लोबल मार्केट से अकॉर्डिंग देखें। मुझे लगता है अभी भी हम एक ग्रोथ और डेवलपिंग स्टेज में है, हम मैच्योर इकोनॉमी नहीं हुआ है। आज अगर हम चाइना यूएस को देखें तो आज चाइना 5 साल पहले ही मैच्योर इकोनॉमी हो गया था। इंडिया में हम ग्रोथ कंटिन्यूस एक सस्टेन्ड ग्रोथ देख रहे हैं अब, तो ना तो यूएस में हो रही है ना चाइना में हो रही है, मेजर इकोनॉमीज में नहीं हो रही है। तो इंडिया जस्टिफाई करता है क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी ग्रो हो रही है, तो हमारे पास एक लेवरेज है कि हम यहाँ से ग्रो कर सकते हैं। जिस दिन हमारी डी ग्रोथ होनी चालू होगी तब हमें पता लगेगा, बट डेफिनेटली द वे वी आर गोइंग राइट नाउ आई सी हमारा फ्यूचर अभी तक तो अच्छा ही है और अच्छा ही रहने वाला है। तो ये हमारी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, रिटेल इन्वेस्टर्स जो बाइंग कर रहे हैं, प्लस जो हमारी ग्रोथ है, इसकी वजह से ही है कि ये थोड़ा हायर वैल्यूएशन है। बट अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि वैल्यूएशन जस्टिफाई होने लगे धीरे धीरे मार्केट्स के अंदर, तो वो सेटल डाउन हो जाएगा थोड़ा टाइम में। तो आई थिंक एक डोमेस्टिक डिमांड एंड पॉलिसी लेवल का स्टेबिलिटी भी, वुड यू कंसीडर कि इंडिया का प्रीमियम है, ज्यादा है? डेफिनेटली, बिकॉज पॉलिसी में स्टेबिलिटी है। डेफिनेटली, सेम गवर्नमेंट फॉर मेनी इयर्स नाउ एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म व्यू, नॉट चेंजिंग पॉलिसी। बिजनेसमैन को यही अच्छा लगता है, एफपीआईज हो या इंडिविजुअल लार्ज हेज फंड या फैमिली ऑफिसेज हो, तो वो हमारे इकोनॉमी में चल ही रहा, तो इसलिए वो अच्छा ही हमारी। So Deepak ji, how sensitive FPIs are to global currencies and interest rate cycles? अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू देखिए तो उनको उन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे को लगता है कि एंड जिस हिसाब से अभी हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में डी डॉलराइजेशन की बात चल रही है, तो सब लोग ही इन्वेस्टमेंट हर जगह करना चाहते हैं, इंडिया डेफिनेटली उसका पार्ट। And the way we have come out of in the last 5 years and the way we have taken our own stand in the world, automatically the world is seeing us. तो वो एक ऑटोमेटिकली हमें एक इन्वेस्टमेंट पाथ बना ही देता है हमारी कंट्री के लिए कि हमारा एक अपना स्टैंड है हर चीज को लेके, तो हम ग्रोथ करेंगे whether someone likes it or not. So वो एक ऑटोमेटिकली अच्छा स्टैंड है जब फॉरेनर्स हमारे साथ आएंगे एंड इन्वेस्ट करेंगे। ओके, एफपीआई को अगर इंडिया में एलोकेशन ज़्यादा बढ़ाना है तो ऐसे कौन से ड्राइवर्स होने चाहिए कि जो आपको लगता है? तो एक तो सस्टेन रिजल्ट्स हमारे जो कंटिन्यूस हम देख रहे हैं, ग्रोथ हमारे फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, हर जगह पे, और हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी भी स्टेबिलिटी है। तो अगर हम ये दोनों रीजंस को देखें तो डेफिनेटली हमारे पास है स्कोप कि हमारे लिए ग्रोथ सस्टेन रहेगी। ओके, नाइस। सो वन लास्ट क्वेश्चन इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ। वन लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट दे शुड लर्न। उनको क्या लर्न करना चाहिए वो हमने देख लिया। रादर देन द शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में व्यू बनाना चाहिए। ओके, एंड उसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपने जो भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की है
आप ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ को देख सकते हैं। अगर वो सब स्टेबिलिटी है तो आप लॉन्ग टर्म व्यू रखिए अपना। ओके एंड शॉर्ट टर्म में डिसीजन नहीं कि अभी क्वार्टर रिजल्ट खराब है तो लेट्स सेल इट। एंड वॉरेन बफे इज द राइट एग्जांपल जो हमेशा कहते हैं कि इन द लॉन्ग रन यू कैन मेक मनी, इन द शॉर्ट टर्म इट्स रियली बैड इफ यू वांट टू सेल स्टॉक्स इन फ्यू डेज और अ मंथ। Okay, so rather than chasing short-term profits, I think building long-term wealth is more important. 100%. Thank you, Deepak ji. I think what we have discussed today with Deepak Dugar ji is how strong India is with compared to other developing countries. What investors and traders should do in this time with rising AI. How investors and traders can take a use of AI and algorithmic systems, and of course Indian markets are always strong. They were strong and they are strong. Potential of India as a country is huge. Every investor and trader should believe in the ecosystem. That's it. Thank you.